तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एक तरह से फिफ्थ। जी हाँ दोस्तों, अब तक इसकी 4 मूवी आ चुकी है। इस फ्रेंचाइजी के अंदर तकरीबन 4 मूवी आ चुकी है और इसके बाद बहुत लंबे गैप के बाद अपडेट निकल कर आई है सेक्शन यानी एक तरह से इसके पार्ट 5 की। ये जो मूवी है आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कब तक ये आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसके पिछले जितने भी 4 पार्ट आ चुके हैं, साथ ही साथ एक सीरीज आ चुकी है इस फ्रेंचाइजी की, उन सभी के बारे में अपडेट और यानी उनके एक्सप्लेनेशन बताएगा और उनके जो कैरेक्टर है उन सभी के बारे में डिटेल बताएगा। इसका अगला जो पार्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, सारी कुछ जानकारी आपको देगी। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर शेयर पर सेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। दोस्तों इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और अपकमिंग मूवीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। ट्रांसपोर्टर एक तरह से यूनिवर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी लगभग अभी तक 4 मूवी आ चुकी हैं और ट्रांसपोर्टर 5 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे और ये जो 5वां पार्ट है आपको कब तक देखने को मिलेगा, सारे कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ट्रांसपोर्टर एक फ्रांसीसी एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसमें 2002 और 2015 के बीच में रिलीज हुई 4 फिल्मों और एक टेलीविजन श्रृंखला शामिल है। जेसन स्टीवंस ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंकस मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि पेशावर फिल्म से कुरियर ड्राइवर हैं। स्टेशन का पुनः मार्शल कलाकार हैं जो उन्हें मार्गर मार्टिन से जुड़े सभी युद्ध दर्शकों को स्वयं करने की अनुमति देता है। ये फिल्म सिग्नेचर हंक्लोज शहर के बड़े पेशावर में हुई है, जिसे पूरी न्यूज कोरियोग्राफर द्वारा शूट किया गया है। एंड स्किन ने भी चौथी फिल्म में उनके किरदार के लिए हेयरब्यूट करा है। दोस्तों, इसमें तकरीबन अब तक जितनी भी मूवी आ चुकी हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी के अंदर सबसे पहली जो मूवी आपको देखने को मिली थी वो ट्रांसपोर्टर 2002 में देखने को मिली थी। इसके बाद ट्रांसपोर्टर 2 जो कि आपको 2005 में देखने को मिली, ट्रांसपोर्टर 3 2008 में, ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्डर 2015 में, ट्रांसफॉर्मर सीरीज 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली। ट्रांसफॉर्मर 2 और 3 के साउंड ट्रैक्स भी हैं और फेकी मार्टिन फिल्म और टेलीविजन श्रृंखला के गायक हैं। उन्होंने एक पूर्व विशेष बल ऑपरेटिव के रूप में चित्रित किया गया है जो एक खोज विनाश इकाई की टीम लीडर हैं, जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि लेबनान, सीरिया और सूडान के अंदर और बाहर के ऑपरेशन शामिल थे। साथ ही साथ कास्टिंग स्टार के प्रांतकर्ता भी थे। उद्घाटन फिल्म में वह अपनी वरिष्ठ अधिकारियों से थकने और निराश होने के बाद सेवा में सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपनी सेना की पेशावर में एक स्पर्शरुधि से वैध जीवन जीते हुए भाड़े के लिए एक निजी ड्राइवर के रूप में अपने कौशल का उपयोग करता है और फैशन मार्टिन सख्त आचार संहिता के अनुसार सब करते हैं और अपने ग्राहकों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें नियमों का पालन करने दें। और फ्रेंचाइजी की विभिन्न मीडिया किशोर में चित्रित को विभिन्न पृष्ठभूमियों के साथ चित्रित किया है। टेलीविजन श्रृंखला में यह पता चला है कि वे एक बच्चे के रूप में अनाथ थे जो कि व्यवसाय के साथ ब्रिटेन सेना में भर्ती हुए थे। साथ ही साथ बाद में विशेष वायुसेना स्थानांतरण हो गया और फिल्म द ट्रांसपोर्ट रिफ्यूज में उनके पिता फ्रेफर मार्टिन सीनियर एक पूर्व ब्रिटेन जासूस है जो अपने बेटे के साथ संबंधों पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त हुए थे। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। रोम मार्टिन जेम्स स्टेफन इनका पूरा नाम है। अत्यधिक कुशल ड्राइवर हैं जिन्हें केवल ट्रांसफॉर्मर के नाम से ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जाना जाता है। वे किसी भी चीज़ का परिवहन करेंगे
कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, हमेशा समय पर वह व्यवसायिक और सर्वश्रेष्ठ रूप से जाने जाते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर 2 के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अंदर आपको एक जैसे रोशन को मेन फोर्डन में एक धनी परिवार के साथ ड्राइवर चालक के रूप में नियुक्त किया जाता है। मार्टिन अपने छोटे बेटे से जुड़ा हुआ है जिसे वे हर दिन स्कूल लेने जाता है। जब लड़के का अपहरण कर लिया जाता है तो फोग उसे अपने युवा पैकेज के और अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से कार्रवाई करनी होगी। और आखिरकार मॉर्टन जैविक हथियारों, नापकनगियन और चेलियन से जुड़ी एक योजना पर खुलासा करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बताया जाता है कि आखिरकार मार्टिन जैविक हथियारों और नापाक चेलियन से जुड़ते हुए की योजना का खुलासा करता है और ग्रीनी बम को पकड़ लेता है और मार्टिन सुरक्षित बच जाता है। फैकन ने इस फिल्म में ओडी A8W12 की शुरुआत की। इंस्पेक्टर टारकोन ने इस फिल्म में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। ये स्थापित हुई है और वह और क्रिश्चियन एक दोस्त और टारकोन फैशन के बचाव के लिए पुलिस से झूठ बोलने की हद तक चले गए थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उनका खाना पकाने की क्षमता भी एक तरह से स्थगित है। ट्रांसपोर्टर 3 के बारे में हम बात करते हैं। प्रेकर पर यूक्रेंस के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के रूप में लियोन मॉन्सन की अपहृत बेटी वेलिट्रेन और स्टार्टगढ़ और बुडपेस्टन के माध्यम से काला सागर पर ओडसन में समाप्त होने के बावजूद दबाव डाला जाता है और रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोरियन फेकन को उनके लोगों में संघर्ष करना पड़ता है जिन्हें उन्हें नौकरी लेने के लिए मजबूर और हथियारों से लैस किया जाता है और उन्हें रोकने के बजाय एक एजेंट और उसके यात्रा के समान सहयोग से जिनके बारे में उसी फिल्म के बीच ऐसे एहसास होता है वह पैकेज है और वेलिटन के निर्देशांक संभाव में फैक्शन के इसमें शामिल होने के विरोध के बावजूद एक जीवन घात स्थिति से बचा हुआ है और फैकन और वेलिटन एक दूसरे से प्यार करना पड़ता है और फिल्म में मार्टिन फिर से एक अकबंद ऑर्डिन A8W12 एक BMX साइकिल भी चलाते हैं। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड 2015 मई 2013 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में यूरोपांग और चीन में फंडामेंटल फिल्म्स के सहायक निर्माण और शीर्षक वितरण के साथ एक नए रिब्यूट त्राही की घोषणा की गई। प्रत्येक फिल्म के बजाय संभव 30 से 40 मिनट से अधिक एक तरह से बीच होगी और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी। न्यूज बेशन सभी फिल्मों का सह वितरण और निर्माण और लेखन करेंगे और अंग्रेजी अभिनेता एड स्किन ने श्रृंखला के चौथे सीजन में पेटन वार्डी के रूप में स्टोफन की जगह बना ली थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ चौथी फिल्म ट्रांसफॉर्मर रिव्यूड संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को मुख्य रूप से कैलिफोर्निया डेलस के निर्देशांक में रिलीज की गई थी। साथ ही साथ जेबी ग्लीजन ने 2021 की नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म अमेरिका द मोशन पिक्चर मॉर्टन और ट्रांसफॉर्मर की आवाज दी जिसमें उन्होंने बेनेडी कोस्टन ऑर्डन और स्टोन खोज ड्राइवर के रूप में दर्शाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने 2013 में एक दस रिपोर्ट दी कि वह यूरो पार्क और कॉन्वेंट फ्रेशन और ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के 3 विभाग की किस्तों पर वितरित निर्माण और वितरण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई अपडेट निकल कर आ रही हैं, सारी कुछ मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसी के साथ दोस्तों मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ तो हॉली रिपोर्ट ने 2013 की रिपोर्ट दी है और यूरो पार्क में फॉर्डमेंटल फिल्म्स और ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी में 3 भविष्य की किस्तों का सहयोग और वित्त पोषण निर्माण और वितरण करेगा। इस सर्विस यानी परियोजनाओं का बजट
30 मिलियन से 40 मिलियन तक होगा, कम से कम एक फिल्म के चीन में सेट होने की संभावना थी। हालांकि 2015 में कम प्रदर्शन वाली रिफ्यूड के बाद सीक्वल्स के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। और साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्म का अधिकार एक टेलीविजन श्रृंखला और जिसका प्रीमियम आपको 2012 में 11 अक्टूबर को एक जैसे जापानी RTN और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ। क्रिस वेशन और जेम्स स्टीफन को मुख्य रूप से इसमें भूमिकाओं में लिया गया। साथ ही साथ और भी कई जानकारी है जो मैं आपको देता हूँ, जिन्होंने श्रृंखला में प्रमुख महिला भूमिका कॉर्डस की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक पूर्व इटलियन एजेंट की भूमिका निभाई जो अपने मिशनों का आयोजन करता है। और फ्रांसीसी अभिनेता फ्रोडन ब्रेड और फिल्म श्रृंखला में एकमात्र वापसी करने वाले अभिनेता हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर टारकोन के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाई। इस श्रृंखला का प्रीमियम सिनेप्लेक्स पर करने का इरादा था, लेकिन उत्पादन समस्याओं के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया और TNT ने इसे उठाया और दोनों सीरीज प्रसारित की गई। साथ ही साथ दोस्तों इनके सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है इनके बारे में, और इसकी अब हम और डिटेल जानेंगे एक एक मूवी के बारे में। दोस्तों इस मूवी ने यानी इस फ्रेंचाइजी ने लगभग अब तक कई एक जैसे गुना की मूवीज अब तक बनाई है। टोटल इनका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी अपनी मूवीज के बजट के लगभग मैं आपको बताऊँ तो 3 गुना ज़्यादा इसने कमाया है, यानी ताबड़तोड़ कमाई इसके मेकर्स ने की है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे एक एक मूवी के बारे में, जो मूवी आपको एक जैसे देखने को मिली है। सबसे पहले हम 2015 से चालू करेंगे, 15 फिर 2008 की, फिर 2005 की और 2002 की। ऐसे करते करते हम सारी डिटेल आपको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों ये जो नई मूवी है आपको एक तरह से देखने को मिलेगी 2024 में। इससे पहले जो पार्ट आया था वो आपको 2015 और 16 के बीच में कई कंट्रियों में देखने को मिला था। इसका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक ठाक देखने को मिला था। मूवी के बजट से तकरीबन थोड़ा ही ज्यादा कमा पाई थी, यानी कि तकरीबन इसका जो एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो $60 मिलियन था, जो कि ठीक ठाक था। और इससे पहले जो पार्ट आया था उसका रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा देखने को मिला। उस मूवी का बजट उस समय में $30 मिलियन था और मूवी ने $90 मिलियन फोड़े थे, यानी उससे प्लस में एक तरह से कलेक्शन कलेक्ट किया था। और इसके बाद चौथा पार्ट जब आया इसकी थोड़ा क्रेज कम हो गया लोगों में, लेकिन इसके बाद बहुत लंबे अरसे के बाद 2015 में रिलीज होने के बाद तकरीबन अब 2024 में ये आपको इसका जो 5वां पार्ट एक तरह से आप बोल सकते हो, उससे पहले इसकी सीरीज भी आ गई, वो भी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो के और भी कई प्लेटफॉर्म है उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर। साथ ही साथ दोस्तों 5वां जो पार्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। टीजर ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो अभी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है, सिर्फ एक तरह से इसकी मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है। जैसे ही पूरा हो जाता है तो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा टीजर ट्रेलर से रिलेटेड और सारी कुछ जानकारी आपको दूंगा। अभी इतनी अपडेट है। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट एक तरह से 4 के बारे में। इस बारे में इस मूवी के बारे में सारी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड ले ट्रांसपोर्टर हेरिटेज, जिसे ट्रांसफॉर्मर 4 के नाम से भी जाना जाता है, एक 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि कीमिया डेल मेरन द्वारा निर्देशित और बिल कोल्सन, एडम क्रूप और ल्यूसन बेस द्वारा लिखित है। ये रिबूट और ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। इसमें मेरकी मॉर्डन्स के रूप में एक स्केट रे और कोर्तियन राइट और साथ ही साथ दोस्तों और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं, रेडिबिन ड्रेक्स और साथ ही साथ नोइजन लॉरेंस के साथ। फिल्म में फ्रोकन खुद को एक जैसे सबनोज द्वारा रचित एक बैंक डकैत और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है। साथ ही साथ कैमलिन डैमोड इस मूवी का डायरेक्शन करते हुए नजर आए डायरेक्टर के रूप में। साथ ही साथ इसे लिखा है एडम कपूर और बिल कोलकाज ने, साथ ही साथ ल्यूकन बेस ने। साथ ही साथ ये आधारित है रॉबर्ट मार्क क्रेमन द्वारा
वर्ल्ड बेशन पर। इसमें कैरेक्टर आपको एड स्कीनर, रेड स्टीवंस और साथ ही साथ रेना चापनोर और वुल्वियंस राइस और ब्लीकन यू और नोइनी एंड लॉस भी आपको देखने को मिले हैं। इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम क्रिस्टोफर कोडलेड ने किया है। साथ ही साथ इसमें एडिटिंग जूलियन रे ने किया है। म्यूजिक की बात की जाए तो एल्कोडियन काजरियल्स ने इसका म्यूजिक दिया है और एल्टन बादन द्वारा इसका म्यूजिक दिया गया है, यानी जैसे दोनों इन्होंने ही किए हैं। और प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो एक तरह से यूरोप ऑफ TFI फिल्म प्रोडक्शन और मोल्कन फिल्म और बैलगन फिशन एंड OCST और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूरोप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चीन फिल्म समूह ने किया है। और रिलीजिंग तारीख के बारे में बात करते हैं तो इसे दोस्तों 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और 9 अक्टूबर 2015 को इसे फ्रांस में, यानी अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग समय पर इसे रिलीज किया गया। टोटल इसकी लेंथ की बात की जाए तो 96 मिनट है, यानी बेहद छोटी लेंथ की ये मूवी है और मुख्य रूप से इसे चीन फ्रांस में बनाया गया है। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश है, इंग्लिश में से एक तरह से बनाया गया है और बाकी जितनी भी लैंग्वेज है उन सभी में से डब किया गया है। मूवी का बजट $22 मिलियन था और तकरीबन बॉक्स ऑफिस पर इसका जो प्रदर्शन रहा है वो $72.6 मिलियन के आसपास रहा है, यानी इसने अपनी बजट से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कमाई की है। साथ ही साथ चौथी ट्रांसफॉर्मर फिल्म में मूल फ्रेंचाइजी स्टार जेस स्टेमसन को भी शामिल करने की योजना बनाई थी, जिन्होंने अतिरिक्त किस्तों के निर्माण के लिए यूरोकोप की साथ 3 फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी और स्टेजन के साथ बातचीत विफल हो गई और स्किनर को काम पर रखा गया और फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया, जिसमें पहली 3 फिल्मों में कोई वापसी करने वाले कलाकार नहीं थे। मुख्य फोटोग्राफी पोजीशन में हुई। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और साथ ही साथ 5 दिन बाद यूरोफोन्स द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया। ये मुख्य रूप से यूरोक्रॉप द्वारा वितरित की गई है। ट्रांसफॉर्मर फिल्म ट्रांसपोर्ट फिल्म का आलोचना में एक तरह से नकारात्मक रेटिंग मिली है, यानी नेगेटिव रेटिंग है, जिन्होंने स्क्रिप्ट की आलोचना की है और ट्रांसफॉर्मर फिल्म की तुलना में इसे थोड़ा वीक बताया है और $72 मिलियन की दुनिया भर में इसने कमाई की है। साथ ही साथ दोस्तों स्टोरी के बारे में बात की जाए तो पूर्व स्पेशल ऑपरेशन पहाड़ के सैनिक केफर मार्टिन सदैव लोगों के लिए वर्गीकृत पैकेज का परिवहन करते हुए अपने तुलना में कम खतरनाक जीव शैली जी रहे हैं। फिर वे अपने 3 नियमों के बिना सवाल और बिना बातचीत के पालन करते हुए अन्ना और अनुभव लेते हैं। अनुभव के अनुसार उसके 2 पैकेज के लिए बैंक वापस होना चाहिए। हालांकि वह खुद को फिर से खतरे में पाते हैं जब अन्ना और उसके साथी जीनन मेरिन और क्रियोन एक बैंक डकैत की योजना बनाते हैं। एक रूसी डकैत आर्क्रिड और कासोल का सामना करते हैं, उसे मारने के लिए मोर्टेन के पिता का अपहरण करते हैं, जिसने वर्षों पहले अन्ना को पीड़ित किया था और अन्ना की पूरी टीम अर्कडी के दोस्तों की लुटरी और उसके बीच फंसती है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 2013 के कोसन फिल्म फेस्टिवल में यूरोप और चीन पोर्टमैंडल फिल्म सह निर्माण शीर्षक वितरण के लिए एक नई ऋण की घोषणा की गई। प्रत्येक फिल्म का बजट तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर था। फिल्म के लिए बातचीत हुई और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी और विल्यूबेशन सभी फिल्मों का सह वितरण और निर्माण और स्क्रिप्ट राइटिंग करेगी। जेस स्टीफन के साथ बातचीत फेल हो गई। बाद में फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया। यूरोकोफ चाहते थे कि वे स्टीनसन पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना 3
अनुभव सोदी का हस्ताक्षर करे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्शन के बारे में, जैसा कि हम जान रहे थे, कई अपडेट मैंने आपको बता दी थी और कई और चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी। साथ ही साथ दोस्तों कैरेक्टर के बारे में भी हम जानेंगे, एक एक कैरेक्टर के बारे में सारी कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। यूरो पार्क से चाहते थे कि वे स्टेट हम पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना 3 अनुभव सौदे का हस्ताक्षर कर ले। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2014 को पेरिस फ्रांस में हुई। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो ये फिल्म मार्च 6 को 2015 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 5 नवंबर 2014 को यूरो पार्क ने फिल्म को 19 जून 2015 को रिलीज करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। 1 अप्रैल 2015 को यूरोप पार्क पहुंचने फिल्म को फिर से 4 सितंबर 2015 पर ले गए। के दोस्तों के साथ अब हम जानेंगे इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो हमने जान ही लिया और प्रोडक्शन के बारे में भी हमने कई अपडेट आपको बता ही दी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपको जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं, दोनों तीनों चारों जितनी भी मूवीज हैं उन सभी की एक जैसे कैरेक्टर के बारे में हम जानकारी इसी में ले लें, क्योंकि एक आध कैरेक्टर अलग है, बाकी सब में सेम है। तो एडवर्ड जॉन स्क्रीनर इनका पूरा नाम है। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 29 मार्च 1983 को हुआ। एक ब्रिटेन अभिनेता, फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर और रैपर हैं। उन्होंने स्वतंत्रता फिल्म या टेलीविजन श्रृंखला में एक अभिनेता के रूप में अनुभव प्राप्त किए। इसी के बाद वर्षों में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला में गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डायरेक्ट नायसन का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। स्क्रीन को बाद में सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म डेडपुल 2016 में मुख्य रूप से खलनायक का रोल मिला था और साथ ही साथ किरदार निभाने वाली एक बड़ी स्क्रीनिंग मिली। स्क्रीनर ने एक्शन फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिब्यूट में जेसन स्टेथम की जगह ली 2015 में और अल्ट्रा बैटन एजेंट्स 2019 में हंगारी इंस्कारी शिकार साइबोन जापान का चित्रण किया गया। बाद में उन्होंने एक्शन फिल्म मिडवेड 2019 में एक लेफ्टिनेंट डिक वेस्टन के रूप में भी अभिनय किया। एडवर्ड जॉन स्कोरियन इनका पूरा नाम है। 29 मार्च 1983 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है। कैम्ब्रियन लंदन इंग्लैंड में हुआ और डायरलैंड दादर स्क्रेनियन इनका पूरा नाम है। मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं और 2004 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। इनकी तकरीबन एक बच्चा है। स्किनर ने अपने निर्देशन की शुरुआत लघु फिल्म लिटियन रिवन रन 2020 से की, जिसमें उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर जारी किया। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो स्कैनर का जन्म कैडियन लंदन इंग्लैंड में हुआ और उनका पालन पोषण वहीं और लंदन के अन्य नगरों हैरियन ईस्टलैंड में हुआ। हुए अंग्रेजी और उससे यहूद वंश के हैं और स्किन में फोर्स में स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने व्यायाम स्कूल ऑफ आर्ट, एक सार्वजनिक तृतीय कला विद्यालय से ललित कला चित्रण क्रम में बिना भूषण डिग्री के साथ स्नातक उपलब्धि प्राप्त की है। 2004 में स्किनर ने रिकॉर्ड एल्बम डिटेल रिकॉर्ड के तहत एक 3 ट्रैक EP जारी किया। 2007 में उन्होंने अपना पहला एल्बम द इट अप रिलीज किया और उन्होंने फॉरेन बिग्स एशियन और अब फाउंडेशन प्लेड बी और द स्टेट ऑफ मैगन के साथ एक सहयोगी EPs में अभिनय किया। 2009 में स्किनर ने रैपर डोस्टेन के साथ मिलकर स्क्रीनिंग नाम के सहयोगी एल्बम सीन स्टेन लाया और स्कोना ने अपने अभिनय करके शुरुआत प्लान बी की लघु फिल्म मिशोल में किया। स्क्रीनिंग को उनकी पहली मुख्य भूमिका प्लान बी और एनिमेशन में की। स्क्रीनिंग ने टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डायरेक्ट नेशन की भूमिका निभाई। हालांकि सीरीज के चौथे सीजन की उनकी जगह डच अभिनेता माइकल ह्यूसमैन ने ले ली। स्क्रीनिंग का पहला एक कहना है कि शो छोड़ना उनकी संबंधित नहीं है और 2014 में स्क्रीनिंग और ट्रांसफॉर्मर रिब्यूट में जेन स्टेन्स की जगह प्रमुख भूमिकाओं में ली गई और हालांकि फिल्म की आलोचना की गई लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। 2016 में
इसके ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म डेडपुल में प्रमुख कैरेक्टर की भूमिका निभाई, साथ ही साथ एक्शन की भूमिका निभाई। 2017 में स्कैनिंग जूसन विजन और आइडन के वीडियो में बुरे आदमी की भूमिका निभाने के लिए दिखे गए। और 2018 में स्कैनर ने नताली डोम और स्टेन मार्टिन के साथ मनोवैज्ञानिक बदल थिएटर और इन डार्कनेस में अभिनय किया। प्रमुख फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में हुई और हेलबॉर्न रिबूट में बेन डेमिन और एक जापानी अमेरिकन चित्रण के रूप में अभिनय करने वाले अपने कास्टिंग पर विवाद के बाद स्कैनिंग ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह उस उम्मीद में भूमिका से हट गए हैं और उचित जातीयत के अभिनय को कास्ट किया जाएगा। 8 नवंबर 2019 को उन्होंने रोलेड रैमरीज ब्लॉकबस्टर फिल्म मैडवैन में अभिनय किया और जिसमें मिडियन मूरी और पैटन वेलर और ल्यू डीन वॉन्स और एरा एडकट और निक जॉनसन और डेविड गॉर्डन और वुड हैरिसन के साथ मुख्य कलाकारों में आपको देखने को मिले। 2030 में स्कैनर ने IGUG2B फैशन में बिस के रूप में अभिनय किया और द गार्जियंस के लिए लिखते हुए लेस लेफ्रिंस ने फिल्म को 1/3 स्टार दिया। इसे स्वाभाविक और उनकी अनुमानित कॉमेडी कहा। स्कैनर ने लघु ड्रामा सीरियल टीम्स में निर्देशक और लेखन का अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 20 जुलाई 2022 को इंस्टाग्राम पर रिलीज किया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाए ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में कोई अपडेट जाननी हो या कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी हो किसी भी सीरीज या मूवी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर बहुत ही जल्द एक तरह से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर MC और DC की एक तरह से यूनिवर्स की भी एक तरह से कई वीडियो आ रही हैं, जैसा कि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एक, और हम प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर भी आए हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें एक तरह से कवर हो रही हैं। साथ ही साथ और भी किसी सीरीज यदि जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, कोई सी भी लैंग्वेज होगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो जी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आपको सिंपली उस सीरीज का नाम लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर और हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा कमेंट बॉक्स में कर दे। हम उस पर डेफिनेटली जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर भी बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एक प्यारा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जब इसके अंदर 12 साल के थे इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। तब से वे ग्रीनविच लीजर लिमिटेड के एक तैराकी कोच रहे हैं और के फैल्डियन रोड पुल और जिम में ऑर्कन जैसे अवसर केंद्रों में काम करते हुए नजर आए हैं। डिस्कोग्राफी में एक तरह से देखने को मिले हैं द ई अप में। साथ ही साथ दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी थी पिग्स 2012 में और मोन्डोज 2012, द स्वीटनेस 2012। ये तीनों ही मूवी एक जैसे ठीक ठाक चली। फिर 2013 में इनकी गोल्ड फिश आई जो कि फ्लॉप रही, शॉर्ट फिल्म भी थी। और साथ ही साथ ए वीकेंड सागा 2014 में आपको देखने को मिली। स्वाद ऑफ वेंगनेस 2015 में, टाइगर हाउस 2015 में और किल योर फ्रेंडली 2015 में और द ट्रांसपोर्टर रिफ्लूड्स 2015 में और डेडपुल 2016 में। द मॉडल्स भी 2016 में देखने को मिली। इन डार्कनेस 2018 में और ट्यो 2018 में, लिटिल रिवर रन 2018 में और इफ बैटल स्टीन साउंड टैग 2018 में, जैसे कई मूवीज आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों 2019 में
मेड भी 2019 में देखने को मिली, और एलिया ब्लैक एंगल और ब्राउन ए किंग 2019 में। साथ ही साथ और भी कई मूवीज है जो आपको कई जगह देखने को मिली है, जैसा कि मोनालिसा एंड द ब्लडी मून 2021 में, साथ ही साथ टैको बेल फ्रेश अगेन, और साथ ही साथ रिबिल मून 2023 के अंदर आपको ये देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको 22 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली थी। और साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूवी एक तरह से आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको यदि और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। साथ ही साथ दोस्तों टेलीविजन की बात की जाए तो ट्यूनल्स 2013 और गेम ऑफ थ्रोन्स 2013 में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब हम जानेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में, रे स्टीवेंस के बारे में। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंस का जन्म 25 मई 1964 को हुआ और तकरीबन 21 मई 2023 तक। साथ ही साथ एक उत्तरी आयरिश अभिनेता है। इन्होंने फिल्म किंग आर्थ 2004 में टॉगनेस और BBC HBO टेलीविजन श्रृंखला रोमन 2005 से 2007 में और टैलेंट फूल्स के लिए भी कई अभिनय किया है, जिनमें मार्वल्स कॉमिक्स के पात्रों को चित्रित किया है। पुनी वॉल्स ऑफ जोल 2008 है, और साथ ही साथ मार्वल स्टूडियो के यूनिवर्स में 2011 से 17 में द सुपर स्क्वाड शो और वॉलफ्रेडी में। उनके अन्य फिल्मों में किल द आयरन मैन 2011 शामिल है, जहां उन्होंने डेकेड डेरी ग्लेन का किरदार निभाया था, और द थ्रिलर मास्केट 2011 और RR 2022, जहां उन्होंने खलनायक गबर स्कॉट की भूमिका निभाई। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में मुख्य रूप से टेक्सन और 7वें सीजन में यूक्रेस डकोद, इग्नोनिशन में ब्लैक शेलवंस के 3 और चौथे सीजन में ब्लैक विडन स्टार वर्स विलियंस में स्टार वर्स और द क्लूरो वंस में सेक्शंस को आवाज देना शामिल था। साथ ही साथ जॉन रेमंड स्टीवेंस इनका पूरा नाम है, और 25 मई 1964 को इनका जन्म हुआ, उत्तर आयरलैंड में हुआ। मुख्य रूप से 21 मई 2023 को इनका जन्म हुआ था, और 58 साल इनकी उम्र है इटली के अंदर। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, फिल्म निर्माता है, और साथ ही साथ स्टेज आर्टिस्ट भी है। 1983 से 2023 तक इन्होंने बहुत ही जमकर एक तरह से काम किया, और 1997 को इन्होंने रूथ जेमवेल से शादी की और 2005 में तलाक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंस का जन्म 25 मई 1964 को उत्तरी आयरलैंड में काउंटिन स्टीफन के लीवंस में हुआ। वह एक ब्रिटेन पिता और एक आयरन माँ से पैदा हुए, और साथ ही साथ वह 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए, पहले न्यूक्लियस ऑफ टेम्स के डेमियन क्षेत्र में, और बाद में स्टीन टेलवंस में बस गए, जहां उन्होंने डिजाइन पदकठा पर बाथलेंस कॉलेज में दाखिला लिया। फिर विस्टन ऑर्डर नेविक थिएटर स्कूल में 29 साल की उम्र में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, और स्टीवेंस ने अपने फिल्मी शुरुआत में द थ्योरी ऑफ फ्राइडे 1988 में गिल्लोस के रूप में भी, और जिसे हेवन बॉन्सन कार्टन के चित्रण को उसकी वाजिन को खोजने में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था। 2002 में उन्होंने लघु फिल्म नो मैनलैंड में अभिनय किया, जो कि लंदन फिल्म स्कूल में स्नातक होने के बाद इन्होंने बनाई, और जो लंदन फिल्म स्कूल स्नातक होने से पहले अभिनेता एडवर्ड और लिकमन एटेन तस्कर थे। और साथ ही साथ दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट की 12 मिनट की फिल्म में स्टीवन ने एक अनुभवी निजी व्यक्ति का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुख्य अधिकारी को सुरक्षित वापस लाने में मदद करने के बावजूद किए गए थे। 2004 में उन्होंने किंग थर्सन और डायमंड की भूमिका निभाई। तो दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्ट 4 के बारे में जान लिया है, और ऊपर की जितनी भी अपडेट थी सारी कुछ मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें
ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज की वो मूवी, आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो आप कमेंट कर नीचे लिख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई एक तरह से बैक टू बैक इन्होंने मूवीज दी जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। 2011 में स्टीवेंस टू द किल एन आयरन मैन द वॉर पैड क्रीट में माफिया नामक एक पुस्तक पर आधारित फिल्म किल द आयरन मैन्स में दिखाई दी। साथ ही साथ उन्होंने 2011 की मार्वल फिल्म थोर में थोर के भरमूंड साथियों में एक पुलिस की भूमिका निभाई, और उसी वर्ष भी उन्होंने पोल डेब्यूएस मुख्य रूप से एंट्रेंस के द थ्री मिशन के रूपांतरण में प्रोडेंस की भूमिका निभाई। उन्होंने जुर्दन की भूमिका निभाई और 2013 में रिलीज हुई वह फिनियस अमेरिका थ्रिलर फिल्म मिग ग्रू में दिखाई दी, और द ड्राइवर सीरीज की पहली किताब का अधिकार फिल्म ड्राइव रेस में अभिनय किया। उन्होंने मार्च 2015 में रिलीज हुई सीक्वल द ड्राइवन सीरीज इंस्पेक्शन और मार्च 2016 में रिलीज हुई द क्रूटन सीरीज एलग्रेट में अपनी भूमिका दोहराई। 2019 में स्टीवेंस को MS राजामौली द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म RR में प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाया गया था। इसने भारतीय सिनेमा की शुरुआत की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ स्टीवेंस ने BBC HBO सीरीज रोम्स में भी रिक मार्टेंस पोल्स की भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको इंडियन मूवी RR में, जैसे कि मैंने बताया, उसमें भी देखने को मिले थे। और 24 मार्च 2015 को निर्माता द्वारा ये घोषणा की गई कि वे स्टीफन स्टार संगला ब्लैक की सेल्सन के पात्र ब्रैंडन में टीचर्स के रूप में शामिल हो गए। स्टार वोशन सेलिब्रेशन 2023 में स्टीवेंस को आगामी संगला एशोन में डार्क जेडियन बैंस स्कूल्स की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। स्टीवेंस को मंचे कार्य 2000 में यॉर्क मिस्टेन यूके मिस्टेन और प्लान यूडिएशन में भूमिका निभाने में शामिल हुई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सबसे प्रसिद्ध हिस्सा शायद 2003 में रॉयल नेशनल थिएटर में जेसन मार्टिन के साथ जॉन बेशन द्वारा द ड्रेचर्स ऑफ माल्फिन में कॉर्डियन का किरदार निभाया। 1987 में स्टीवेंस ने लंदन में अंग्रेजी अभिनेता रूथ जेम्स में शादी की। उनकी मुलाकात बेड ऑफ गोल्ड 1985 के सेट में हुई, और बाद में उन्होंने पी के फ्रेड 1987 में विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई। शादी के 8 साल बाद 2005 में उनका तलाक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ स्टीवेंस का उन्हें 29वें जन्मदिन से 4 दिन पहले 21 जुलाई 2023 में निधन हुआ। मौत का कोई कारण सामने नहीं आया, लेकिन कथित तौर पर टिली के दीपी स्टैनकेशन के सेट फिल्मांकन के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और शायद स्टीवन सह कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिल्मोग्राफी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द थ्योरी ऑफ द फ्लाइट 1988 और GMT ग्रीनविच मीन थीम 1999, 2002 में नो मैंस लैंड 2002, किंग ऑर्थन 2004 और आउटपोस्ट 2008, पुलिस सरवाज जोन 2008, क्रूजर ड्यू फ्रैक, द वैम्पायर्स एशियंट और द बुक ऑफ एलिस। साथ ही साथ दोस्तों द ऑदर गीस 2010 में, और किल द एरमिशन और थोर 2011, और द थियर मुस्क्रेटा और GL जोन्स रिलेशन और जेन मैनफ्रीड कार और थोर द डार्क वर्ल्ड 2013 और डिव ग्रेंट 2014 और बिग गेम 2014, द ड्यूजर सीरीज इन्फ्यूशन 2015, साथ ही साथ द डेविड सीरीज एलिगन 2015। साथ ही साथ फाइनल स्कोर 2018 इंडियन मूवी RRR में भी आपको देखने को मिले, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1300
$60 का 1 मिलियंस में कमाई की, जो कि बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ थी। और इंडिया के अंदर इसने एक तरह से इतिहास बनाया था। और साथ ही साथ दोस्तों इसने कई बड़ी बड़ी मूवी का रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अभी हाल ही में जो पठान आई थी उसने भी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ हम और कई डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे हर पर सेट कर दें। तो दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे थे और कई कैरेक्टर के बारे में हमने आपको एक तरह से पूरी की पूरी डिटेल आपको बता दी थी। तो इसके अंदर हमने कई कैरेक्टर के बारे में भी जान लिया और अब अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है एक तरह से रीना चाबनोला। लोना चाबलोना के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 30 दिसंबर 1985 को हुआ। एक फ्रांसीसी अमेरिकन अभिनेत्री और आर्टिस्ट मॉडल है, जहाँ उन्हें जॉन टूनर्ड की कॉमेडी फैंडिंग जियोन रोमांटिक ड्रामा थर्ड पर्सन और एक्शन थ्रिलर द ट्रांसफॉर्मर रिफ्यूज और हॉरर ड्रामा एंथोलॉजी टीवी सीरीज टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 30 दिसंबर 1982 को उनका जन्म हुआ था। तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है। पेरिस फ्रांस में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है, कलाकार है, मॉडल है और 2013 से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। दोस्तों इसी के साथ लेना चाबलोना का जन्म 30 दिसंबर 1982 को पेरिस फ्रांस में हुआ। वह वियतनामी, जापान और इतालवी मूल की हैं। उनकी प्रारंभिक वर्ष कलाकार बोर्डन बिस्टोन के साथ कला छात्रों में बीते और 16 साल की उम्र में अर्ली मेड मॉडल मैनेजमेंट द्वारा खोजी गई। वह एले और मेरियन प्लस जैसी पत्रिकारों के कवर में रही। जो 2010 में वह लीना स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय के अध्ययन के लिए न्यूयॉर्क चली गई। साथ ही साथ चैबलोना को उनकी पहली फीचर फिल्म की भूमिका जॉन टूनर्ड की कॉमेडी फाइंडिंग जिगोल्स में मिली। 2014 में उन्होंने फिल्म कूर्नेस के साथ थर्ड पर्सन में एक महत्वपूर्ण दयालु किरदार निभाते हुए सेमन के रूप में चुना गया और द ट्रांसफॉर्मर रिफ्यूज में मुख्य प्लेस गोल्डन में चुना गया। और 2022 में चैपलोस ने एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड की पहली किस्त में भूमिका निभाई और द वॉकिंग डेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जो कि पहले एमसी श्रृंखला का एक तरह से न्यू अवतार था। 2015 में चैपनोस ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शन खोली और मॉर्निंग वोटिन द्वारा क्रूटिटन और बोन इन व्यू यह सब एक लघु एनिमेटेड फिल्मों के साथ आया, जिसमें महासागर के तल से जीवित होने वाली फिनिश के जल को दर्शाया जाता था। उनके अलग काम और 2018 में एलएस प्रदर्शन में प्रवेश किया गया और इसके बाद कई कलाकार मुख्य रूप से समूह में शामिल हुए। 2019 में उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताबी बीबल जारी की और ब्राउन वुडन में रहने वाली एक नीले राक्षस कहानी को जंगलों में बचे आखिर गेट एंड पिस में मिली। साथ ही साथ दोस्तों फरवरी 2020 में चैबलोस अमेरिका में नागरिक बन गए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फेर्डिनेंड फ्रोग्स 2013 और ट्रांसपोर्ट रिप्यूट 2015 में ही सिर्फ आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है एक तरह से गैब्रियस राइनर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य रूप से 19 जून 1982 को एक अंग्रेजी अभिनेता का इनका जन्म हुआ। ये एक तरह से एक मॉडल भी हैं और इस इंडस्ट्री में आपको कई मूवीज में सीरीजों में देखने को मिली है, जिन्हें द ट्यूशन और ट्यूशन श्रृंखला में फ्रांस की रानी क्रेडन और फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में बियॉन्स के एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिव्यूज में जीना की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अपनी अभिनय और मॉडलिंग करियर के अलावा वह एक
मानववादी और कार्यकर्ता है जिन्होंने एक अधिकारी हिंसा और आत्महत्या के रोकथाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का योगदान भी किया है। मुख्य रूप से 19 जून 1982 को इनका जन्म हुआ। 41 साल टोटल इनकी उम्र है। लंदन इंग्लैंड में हुआ था। अंग्रेजी एक तरह से राष्ट्र की हैं और 2004 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। मॉडल, अभिनेत्री और एक वर्कर्स के रूप में काम करती है। राइटर का जन्म 19 जून 1982 को लंदन के स्टोन निग्रेट में एक मूर्तिकार और चित्रकार पॉल लेविन रेंस और एक शिक्षक और लेखक एनी केथन राइट के यहाँ हुआ। उनके भाई बहन पोर्टल और पास्कर राइट हैं। वे 12 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ फ्रांस चली गई और अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी सामाजिक अर्थशास्त्र में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। वे वर्तमान में लॉस एंजल्स में रहती हैं। राइट के अभिनय प्रशिक्षण में श्यूएस बेटन और जे गार्डिन शामिल है। 2004 में राइट ने विजय सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म $1 से करियर में अपनी भूमिका दोहराई है। 2007 में राइट ऐतिहासिक नाटक श्रृंखला द ट्यूशन में फ्रांस की रानी ट्यूशंस के रूप में दिखाई दी है। 2014 में राइट HBO की अब ड्रामा सीरीज 2 ब्लड के 7वें सीजन में दिखाई दी है, जिसमें उन्होंने सिल्वी की भूमिका निभाई है और द परफेक्ट हस्बैंड में ब्रिटन रोबन और कार्ल ब्रेटन्स के साथ भी भूमिका निभाई है। 2015 में राइट एक्शन थ्रिलर फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिब्यूट में दिखाई दी है, जिसका निर्देशन केमिल टेम्ब्रोस ने किया है। 2016 में रैंस को फिल्म सिक्योरियन में रूबिन्स के रूप में भी लिया गया है, जिसमें एलोब्रेट भूषण और बेनी हिस्सन थे। 2018 में राइट ने एक्शन थ्रिलर फिल्म रेबन बोर्ड की भूमिका निभाई, जो कि जेमसन डी फ्रोडन द्वारा निर्देशित एक जासूसी कॉमेडी सूप थी। और राय ने प्रेडसन होजे द्वारा निर्देशित 2011 की अमेरिकन एक्शन फिल्म ही एक द हिटमैन वैन बॉडगार्ड में एंटोन बर्डन्स के चित्रण के लिए व्यक्तिगत हैबिट्स और वंश की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों राइट ने 2005 में निर्माता थियन क्रूशन से शादी की। 2010 में उनका तलाक हो गया। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 2004 में एल्बर्ट और एक व्यापारी के साथ मुख्य रूप से देखने को मिली। मूवी के अंदर एल्बर्ट सेट मैट में और $1 क्री 2004 में, और मेरी जैसी फिल्म 2005 में देखने को मिली। द लास्ट गैंग मुख्य रूप से 2007 की बड़ी मूवी में भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ पैसे बुलेट्स 2010, क्लोसन 2013 और एवलियस 2014 जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपको देखने को मिली। और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूड 2015, साथ ही साथ आई एम नेवर अलोन 2022 के अंदर आपको देखने को मिले। पोस्ट प्रोडक्शन में ये एक तरह से चल रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगी। टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए तो आई इन कोरियन प्रोजेक्ट 2007 के एक एपिसोड में, और द ट्रिब्यून्स 2007 में, एरो 2016, द वे 2017 और एक्टर टीम 2018 जैसी कई मूवीज में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दूसरे के साथ हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जो कि इस एक तरह से मूवी और फ्रेंचाइजी में भी आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट से इनके बारे में बता देता हूँ। यू वेकलियस इनका जन्म 6 अगस्त 1990 को हुआ। एक चीनी अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट, सिंगर, मॉडल, ब्यूटी क्वीन और साथ ही साथ इनकर मैग्नियस मॉडर्न सिटी में मिस वर्ल्ड 2012 जीता था, जो दूसरी चीनी नागरिक थे 2007 में, जहाँ रिलीज के बाद ऐसा करते हुए देखने को मिले। 6 अगस्त 1980 को तकरीबन इनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया, 10 साल पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई जगह ये डेट है और कई जगह दूसरी। तकरीबन यदि ठीक माना जाए विकिपीडिया के हिसाब से, यदि बताया जाए तो 34 साल इनकी टोटल उम्र है। चीन में इनका जन्म हुआ और तकरीबन मुख्य रूप से ये आपको इस फ्रेंचाइजी में सारी फ्रेंचाइजियों में देखने को मिली है, यानी इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज में आपको एक तरह से देखने को मिली है। ये किशन माता पिता की बेटी में दूसरी है। उनका जन्म 6 अक्टूबर
एक तरह से 90 को पूर्व चीन और हिंडलूस में झांसी गृह में हुआ। यूं बचपन में गायक बनने के और संगीत और प्रकृति के शिक्षक का आनंद लेने का सपना देखते थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चीन लेखक और संगीत में 4 साल विश्वविद्यालय पटकथा पूरी की और वह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। 30 जून 2012 को बीजिंग जेरियंस लेक और यून्स ने मिस चाइना 2012 का ताज पहना। 10 अगस्त 2012 को यू ने डोशन फिटनेस और सेट स्टेडियम और ओर्टन सिटी और चीन में संयोजित 2012 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। उन्होंने मिस टैलेंट का नाम भी दिलाया था, जहां उन्होंने फाइनेंस के दौरान मंच पर अपनी विजेती प्रतिभा चीनी लोकगीत प्रदर्शित किए। सच ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको एक तरह से बता दी है और कैरेक्टर भी शायद हमारे पूरे होने वाले हैं। कई कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बता दिया और वही आपको बार बार एक तरह से बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। एक और कैरेक्टर हैं जो कि इस फ्रेंचाइजी में आपको देखने को मिली है, नोमी हैन लोई। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर 1980 को इनका जन्म हुआ और ये एक फ्रांसीसी मॉडल अभिनेत्री है, यानी एक तरह से मॉडल है और एक्टर है और वह कई मूवीज के लिए जानी जाती है। मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ अपने काम के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम और भी कई जानकारियां आपको देने वाले हैं इन कैरेक्टर के साथ साथ हम अगले पार्ट के जो कैरेक्टर एक तरह से एक्स्ट्रा है उनके बारे में भी हम आपको सारी अपडेट बताएंगे। तो गुरुजी लोशन टॉमियन के साथ भी कई मूवीज में देखने को मिली हैं। इनका बारे में जैसा कि मैंने बताया 29 सितंबर 1980 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में डिटेल बताया तो लेस लोजन लेस एसूस फ्रांस में हुआ इनका जन्म है और इनकी माँ एक सफ़ेद महिला और एक हिंद महासागर में एक फ्रांसीसी द्वीप रियोस में आती हैं, जबकि उनके पिता एक मुख्य भूमि फ्रांस में है, एक इलेक्ट्रीशियन है। 17 साल की उम्र में जब मुख्य रूप से लेशन फोर्ड मॉडलिंग एजेंसी में देखा तो न्यूयॉर्क में मॉडलिंग शुरू कर दी। सच ही साथ दोस्तों, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं है, इनकी मूवीज़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। हाल ही में आई मुख्य रूप से कैप्टन मॉडल और साथ ही साथ इसी के साथ आपको देखने को मिली क्यूजन फेयर डी मैमोस 2020 के अंदर ये इनकी मूवी देखने को मिली। तो दोस्तों, ये जो मूवी आपको द ट्रांसपोर्ट रिफ्लूड 2015 में देखने को मिली थी, उनके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको बता दी हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ कैरेक्टरों के बारे में भी मैंने कई अपडेट आपको बता ही दी थी। और साथ ही साथ दोस्तों, अब हम अगली मूवी यानी इससे पहले वाली जो मूवी थी उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर देखने को मिले थे, फोर्स ऑफ ब्लडिंग के बारे में भी जानेंगे और सारे कुछ जानकारी आपको देंगे। पहले इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टर 3 एक तरह से ये जो मूवी है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। ये आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में पहले देखने को मिली थी 2008 में। 2008 की फ्रेंचाइजी एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन ऑडियंस मेगलट ने किया है। ये ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी मूल की तरह यानी तीसरी फिल्म है और क्रिस मार्टिन और स्टीफन तारकोन रूप में अपनी भूमिका में दोहराई फिल्म है। साथ ही साथ इसे वितरित पर काम महत्वपूर्ण व्यवसाय को जारी रखने पर फ्रांस पर लौटते हैं। मुख्य रूप से इसका डायरेक्शन ऑलिवियस मैकटन ने किया है। साथ ही साथ ल्यूक बेसन रोबन मार्क क्रूज द्वारा इसे लिखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इसमें अभिनेता आपको कई देखने को मिले हैं, जैसे कि जेसन स्टेथम और नाथलियन रोकागोन और फोर्सन ब्लेड और रोबन नेपर। साथ ही साथ जियो द्वारदी और फियोद लोटेन द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है। एडिटिंग केविन डेमलोर और कार्लो रिचर्स ने की है और म्यूजिक इसके अंदर एल्चोड आरजिस ने दिया है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी ग्रीव प्रोडक्शन और एप्लोस प्रोडक्शन
फ्यूचर एंटरटेनमेंट, और साथ ही साथ यूप्रोन डिस्ट्रीब्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और 26 नवंबर 2008 को ये मूवी आपको देखने को मिली। टोटल मूवी की लेंथ 104 मिनट थी और फ्रांस लैंग्वेज में से बनाया गया था, मल्टीपल लैंग्वेज में से डब किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों लगभग इस मूवी का जो बजट था वो एक तरह से 26.6 मिलियन यूएसडी डॉलर था। लगभग आप मान सकते हो 40 मिलियन डॉलर। मूवी ने लगभग 112 मिलियन डॉलर्स का जबरदस्त आंकड़ा पार किया था, यानी कि उस जमाने में सुपर हिट मूवी ये मानी गई थी। ट्रांसफॉर्मर 3 ने लगभग, मैं आपको बताऊँ तो 112 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया था और इस प्रकार की ये तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। मियांस में फ्रेंच रिवंस लौटने के बाद क्रिश मोर्टन अपने दोस्त इंस्पेक्टर टारगोन्स के साथ मछली पकड़ने में सफल रहे हैं, जिन्होंने बाद में एक काले रंग की Audi A8 के बारे में फोन आया जो कि फ्रांसीसी सीमा शुल्क की तेजी गति से गुजरी है और कार का पीछा करते हुए पुलिस से बच गई है, जबकि टार्लो ने ऑडिशन फ्रेश के मौके देने के लिए मुख्य हड़ताल पर लौटा है। यानी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इस मूवी की। पर्यावरण एजेंसी ने मंत्री लियो टॉर्मेंट को भ्रष्टाचार एक रोज अधिकारी जॉनसन के व्यापक बर्तन में गैल ट्रांसपोर्टर अमेरिकन को साथ फ्रैकन के घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए है, जिसे ब्रेगस ने तब भेजा था। जैसा ही प्रो मेडिकल मैकलस को ले जाते हैं तो फ्रैगन को ऑडिशन की पीछे सीट एक महिला मिलती है जो उसे कार से ले जाने की चेतावनी देती है। साथ ही साथ इसी प्रकार उसे एक पैकेज में वेल्टिन नाम की महिला को रूट पोस्ट में ले जाने की मजबूरी की है। जॉनसन के आदमियों को हराने के बाद वेगस ने मैकलिन मित्र और ऑटो कार पर लगे अब उपकरण को निष्कर्ष नहीं कर सकता और डुपेस्ट में जॉनसन ने वेगस को बताया कि उसे निकाल दिया गया है और जॉनसन एक आदमी वेल्टन के साथ ओडी चुरा लेते हैं। साथ ही साथ जॉनसन ने उसे ऑडिशन में दिलवित कर दिया है। साथ ही साथ ऐसे कुछ स्टोरी आपको देखने को मिली थी। पूरी स्टोरी तो अभी हम नहीं बता सकते, बाकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम जरूर ला सकते हैं आपके लिए इस मूवी के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो नतालिया रुदा कोल्वन को ल्यूशन बेस ने सड़क पर देखा जब न्यूयॉर्क शहर से हैंडल से सेल्यूस ने अपनी नौकरी के लिए जल्दी जा रही थी। उन्होंने 6 महीने की अवधि 25 अभिनेता प्रशिक्षण के लिए भुगतान किया और भूमि मिलने से पहले उन्होंने पेरिस में ऑडिशन के लिए ले गए और रोजन एवर्टन में उनकी अग्रणी महिला को दुर्भाग्यता पर ध्यान दिया, जिनके चेहरे पर अत्यधिक झांझियाँ होती है। शुरुआत में फ्रांस में शूटिंग 16 सप्ताह तक चली। उम्मीद थी इसे यूक्रेन के ऑडिशन में फिल्माया जाएगा। रिलीजिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अपने पूर्वतन के बदले ट्रांसफॉर्मर 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं फ्रेंचाइजी ऑफ के बजाय लालचेट फिल्म द्वारा रिलीज किया गया और अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने 12 मिलियन के साथ सातवें नंबर की शुरुआत की और लगभग कनाडा में 31 मिलियन और अन्य देशों में लगभग 77 की इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। दुनिया भर में 109 मिलियन की कमाई की। ट्रांसफॉर्मर 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 मार्च 2009 को DVD वैल्यू रेट पर रिलीज किया गया। उसने 19.7 मिलियन का राजस्व हासिल किया, जो कि रिकॉर्ड तोड़ कमाइयों में से एक था। तो दोस्तों टोटल मिलाकर 3 मूवीज के बारे में अपडेट मैंने आपको बता ही दिए हैं। साथ ही साथ तीसरा जो पार्ट था उसके बारे में अपडेट मैंने बता ही दी। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट सीरीज के बारे में और साथ ही साथ इसकी यूनिवर्स के बारे में जाना, जिसके अंदर तकरीबन 4 मूवी आ चुकी है और एक सीरीज आ चुकी है।
सभी की अपडेट मैंने बताई और कैरेक्टर के बारे में भी मैंने बताया। जैसे जैसे पार्ट आते गए कई कैरेक्टर चेंज होते गए, लेकिन सारे कैरेक्टर के बारे में मैंने एक एक करके आपको पूरी डिटेल आपको बतानी है। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे यदि आपको इसकी और भी अपडेट जाननी हो इससे मूवी एक तरह से यूनिवर्स से रिलेटेड। और जी हाँ, उस चौथा जो पार्ट था इससे मूवी का, उस पर मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाऊंगा ही थी। आपके तकरीबन 100 से 200 कमेंट आ जाते हैं और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक बढ़िया से आ जाते हैं, तो मैं बहुत जल्द इसका पार्ट लेकर आ रहा हूँ। बाकी आप डीसी और एमसीयू की प्लेलिस्ट जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अपकमिंग मूवीज की अपडेट भी बता रखी है, उसके अंदर सब कुछ यानी एक तरह से कवर हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस यूनिवर्स के बारे में जाना, सारे कुछ डिटेल मैंने आपको बताया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली